हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित राय और आपके सामने आज मनोविज्ञान का दूसरा पार्ट यानी कि पावलो भाग 2, क्योंकि पावलो भाग 1 बताया गया है। और आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि मेरे चैनल का नाम है ज्योग्राफी टारगेट बाय रोहित राय और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, यही आपसे अपेक्षाएं रहेंगी। तो आइए देखते हैं पावलो भाग 2। तो दोस्तों, कल मैंने बताया था कि कुत्ते को अगर आप भोजन देंगे तो क्या करेगा, लार गिराएगा, यानी लार स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैंने बताया था आपको भोजन के साथ घंटी बजाएंगे तो स्वाभाविक क्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ इस पर टिका हुआ आधार है भोजन का। इसको मालूम है कि घंटी बजने के बाद भोजन मिलेगा। इसके बाद केवल घंटी बजाएंगे तो सबसे पहले तो वो स्वाभाविक क्रिया करेगा। मैंने पहले ही बताया था कि स्वाभाविक उद्दीपक देंगे तो स्वाभाविक क्रिया होगी और अस्वाभाविक उद्दीपक देंगे तो मित्रों अस्वाभाविक प्रक्रिया होगी। तो केवल घंटी बार बार बजाएंगे तो पहली बार बजाएंगे तो पहले स्वाभाविक क्रिया होगी, लेकिन बार बार बजाएंगे तो फिर अस्वाभाविक क्रिया होने लगेगी। यानी कि आप बार बार घंटी टन टन बजाते रहिए, कुत्ता लार नहीं गिराएगा। नहीं तो आप कहीं बाहर जाकर आस पड़ोस में किसी कुत्ते के कान में ऐसे टन टन घंटी बजा दीजिए, वो आपको काट जरूर लेगा। कल भी मैंने बताया था काट जरूर लेगा, लेकिन मित्रों वह लार नहीं गिराएगा। तो आइए देखते हैं पावलो के सिद्धांत में घंटी है। रीट 15 में आया हुआ सीटेट का क्वेश्चन है कि पावलो के सिद्धांत में घंटी है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो पावलो के सिद्धांत में घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। मैंने बताया था जो चीजें हमने जनरेट की है वो क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है। यानी कि इसको मालूम है कि घंटी एक बंधन है, इसके लिए घंटी बजने के बाद ही भोजन मिलेगा। अनुकूलित उद्दीपक है, यानी कि इसने इसके साथ अनुकूलन कर लिया है कि घंटी बजने के बाद मुझे भोजन मिलेगा, तो अनुकूलित उद्दीपक है। पावलो ने बताया है स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया को बंधनहीन क्रिया बताया है और अस्वाभाविक जो क्रिया है इसको बंधन सहित या बंधनबद्ध क्रिया बताया है। अब देखेंगे अनुबंधन से आशय। मित्रों, अनुबंधन से आशय आप पहले ध्यान देंगे। पुनरावृत्ति, मित्रों पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति की यानी बार बार दोहराव पर जो आधारित क्रिया होगी वो अनुबंधन कहलाती है। अब मित्रों, ये अनुबंधन का मैं आपको ढेर सारा उदाहरण दूंगा। अभी आपने देखा बहुत सारी चीजों को मैंने बताया आपको, और अब आगे से आगे मैं आपके सामने अनुबंधन को रखूंगा। देखिएगा कैसे क्या बात होती है, अनुबंधन में पावलो ने क्या बताया है, और उसी पावलो की बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे हम मित्रों पहाड़ा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पहाड़ा। याद करिए मित्रों उन बचपन के दिनों को, कैसे 2 4 6 8 10 12 क्या होता था, सर एक होशियार बच्चे को खड़ा करा देते थे, वो पहाड़ा पढ़ता था, हम लोग पीछे पीछे क्या बोलते थे, क्लास में बैठे बैठे वो बोलता था 2 1 2 2 2 4 2 3 4, पीछे हम लोग क्या बोलते थे, हो। यानी हम लोगों ने बार बार पुनरावृत्ति की, पुनरावृत्ति भी हो ही में सीखी है। तो पुनरावृत्ति के माध्यम से हमने पहाड़े को सीख लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो हमारा उससे अनुकूलन हो जाता है। जैसे एक बार आप ध्यान देंगे कि 2 बजे घंटी बजती है तो बच्चों को मालूम है कि अब छुट्टी हो गई है, लेकिन एक दिन चपरासी से गलती से घंटी 11 बजे ही बज गई, तो 2 बजे की बजाय बच्चे 11 बजे ही भाग गए। मंदिर के सामने गुजरने से पहले आप सर झुका लेते हैं, यह भी पुनरावृत्ति का ही नतीजा है। यानी कि आप इसके पहले जितनी बार भी गए हैं तो माँ बाप ने बताया है कि बेटा ये मंदिर है, ये भगवान है, यहाँ सर झुकाते हैं, तो आप बार बार वह क्रिया करते करते आप जैसे ही पहुंचते हैं कोई नहीं बताता है और सर झुक जाता है। अब आप देखेंगे कि मूल
क्या बताया है? पावलोव ने अपने सिद्धांत में 5 तथ्य को बताया है। कितने तथ्य मित्रों? 5 तथ्यों के आधार पर अपने सिद्धांत को इन्होंने बहुत सारी चीजों को नोटिफाइड करते हुए बताया है। तो क्या क्या है? पहला है विलोपीकरण। अब मित्रों ये पूछता है कि पावलोव के सिद्धांत में विलोपीकरण क्या है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पावलोव के सिद्धांत में विलोपीकरण क्या है। अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक न प्रस्तुत करने पर जो समाप्त हुई प्रक्रिया ही विलोपीकरण कहलाती है। जैसे कुत्ते को आपने भोजन दिया, लार गिराया, घंटी के साथ भोजन दिया, लार गिराया। इसके बाद आपने सिर्फ घंटी बजाई, पहले दिन लार गिराया, फिर नहीं गिराया। क्यों? क्योंकि उसका अनुबंधन समाप्त हो गया कि आप घंटी बजाने के बाद भोजन दे ही नहीं रहे, घंटी बजाए जा रहे हैं तो नहीं गिराया। इस प्रक्रिया को कहते हैं कि विलोपीकरण, यानी वो भूल गया। इसके बाद उद्दीपक सामान्यीकरण। दूसरा क्या है मित्रों? दूसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण। अब मित्रों आपके शब्द से ही लग रहा है कि सामान्यीकरण, उद्दीपक का मतलब आप जाने हैं जिस चीज के लिए व्यक्ति काम करता है। सामान्यीकरण मतलब कि उसकी समानता में। तो उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? देखिएगा मैं आपके सामने रखता हूं शब्दों को, ध्यान देंगे। मिलती जुलती परिस्थितियों के माध्यम से, मिलती जुलती परिस्थितियों के माध्यम से मित्रों अनुक्रिया का प्रारंभ हो जाना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। इसके 1-2 उदाहरण देख लेंगे मित्रों। इस चीज को आप आराम से नोट डाउन करते हुए वीडियो को बैक कर लेंगे, नोट करेंगे, समझ में आ जाएगा। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? मैंने बताया मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुकरण का प्रारंभ हो जाना उद्दीपक सामान्यीकरण है। इसका उदाहरण आप देखिए, घंटी की जगह जैसे आप सीटी बजा देंगे तो कुत्ते को शायद लग जाए कि ये भी घंटी ही है तो लार गिरा देगा। लेकिन जैसे इससे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे, रस्सी को सांप समझना। जैसे आप कभी सांप से डरे हुए हो और बीच में ही आपको रस्सी पकड़ लीजिए मोटी रस्सी हो और आप डर जाए, तो क्या हुआ? यानी कि सांप की तरह रस्सी है तो सामान्यीकरण हो गया कि मैंने सांप पकड़ लिया, इसलिए इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण को मित्रों सबसे अच्छा वाटसन ने बताया है अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग करके बताया है। अल्बर्ट का बेटा था, वह खरगोश से मित्रों बहुत खेलता था और वाटसन को डर लग रहा था कि मेरा पुत्र अल्बर्ट बार बार खेलता है खरगोश से, कहीं खरगोश उसे काट ना ले। उसने एक डरावना खिलौना बनाया खरगोश का, जिसमें डरावनी आवाज आ रही थी, बच्चे को दिया। बच्चा उस डरावनी खरगोश से डर गया और वास्तविक खरगोश को बच्चा कभी नहीं छुआ। इसके बाद दोस्तों आता है उद्दीपक विभेदीकरण। क्या है मित्रों? उद्दीपक विभेदीकरण। अब मित्रों ये शब्द ही बता रहा है कि क्या है विभेद, अंतर मतलब। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान ले। जैसे कि अब तक मैंने 2 की परिभाषा बताई है। तीसरा है 2 उद्दीपकों में समानता एवं असमानता का पता लगाना ही उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। 2 उद्दीपकों के मध्य समानता एवं असमानता का पता लगाना ही उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। जैसे जब आपको पता चल गया कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो आप डरना बंद कर दिए। जैसे ही कुत्ते को पता चल गया कि यह सीटी है, घंटी नहीं है, यानी इसकी आवाज में उसकी आवाज में असमानता है, तो उसने लार गिराना बंद कर दिया। उसके बाद चौथा इन्होंने दिया है मित्रों बुद्धि कारक। दोस्तों एग्जाम में देता है कि पावलोव ने अपने प्रतिपादन में कितने तथ्यों को बताया है, तो 5 तथ्य। तो बुद्धि कारक में पावलोव का कथन है कि मंद बुद्धि के बालकों को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि मंद बुद्धि के बालकों में अनुबंधन की क्षमता नहीं होती है, इसलिए नहीं सिखाया जाता। इसके बाद इन्होंने दिया है मित्रों समय कारक। समय कारक क्या है? समय
कारक। दोस्तों पिछली वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मनोविज्ञान प्लेलिस्ट। तो उसमें मैंने बताया था कि समय कारक में पावलोव ने सबसे पहले समय कारक की आप परिभाषा जान लीजिए कि पावलोव महोदय ने क्या बताया है। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, देखिएगा कैसे कि पावलोव के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन कराने के लिए अधिकतम समय 5 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड से अधिक समय होने पर 5 सेकंड से अधिक समय होने पर अनुबंधन प्रभावी नहीं होगा। अर्थात पावलोव के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन कराने के लिए अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। उससे अगर अधिक हो जाएगा समय तो अनुबंधन प्रभावी नहीं होगा। अब मित्रों आप देखेंगे कि इन जो पावलोव महोदय के सिद्धांत है, 5 तथ्य मैंने आपके सामने रखे। विलोपीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, बुद्धि कारक, समय कारक, सबकी परिभाषाएं मैंने आपको सामने रखी। अब पावलोव के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या है देखिएगा, आपके सामने रखूंगा। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। देखिएगा कैसे क्या कहा है कि कैसे शैक्षिक क्या महत्व है। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देता है। पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल देने के कारण यह सिद्धांत छोटे बच्चों को सिखाने में सहायक है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि बच्चे बार बार दोहराए जाने से ही सीखते हैं। इसलिए यह सिद्धांत बच्चों को सिखाने में सहायक है। जानवरों को प्रशिक्षण देने में सहायक है, जैसा कि आपने खुद देखा कि हमारे पावलोव महोदय ने एक कुत्ते को सिखाया। इसके बाद यह सिद्धांत चित्रों के माध्यम से बच्चों को भाषाई ज्ञान देता है। जैसे मैडम आती हैं और एप्पल बनाती है, उसमें एप्पल छाप देती है, बार बार बच्चा देखेगा, मार्केट में जाएगा, एप्पल जैसे ही देखेगा तुरंत कहेगा मम्मी एप्पल। तो ये जो है चित्रों के माध्यम से भी सिखाता है और बच्चों की बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों को निर्माण करने में यह सिद्धांत बहुत सहायक है। कैसे? जैसे अल्बर्ट ने अपने बच्चे को खरगोश खेलने से बचाया था। और ऐसे ही पूछता है कि यह सिद्धांत किस पर बल देता है, पुनरावृत्ति पर, और 3 ऑप्शन दे देगा और आप वहीं फेल हो जाएंगे। तो ये रहा। और दूसरी बात ऐसे ही दे देगा कि यह सिद्धांत किसको प्रशिक्षण देने में सहायक है, जानवरों को, मनुष्यों को, तमाम चीजों में। तो दोस्तों ये पार्ट यही समाप्त होता है। अगला पार्ट कोई और मनोवैज्ञानिक होगा, कल मैं बताऊंगा। और वीडियो अगर आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और वीडियो में जो भी समस्याएं हो उसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। मैं रोहित।